हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एंट्रोपी के बारे में डिस्कशन कर लिया था। तो आज हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे एंट्रोपी हमारा रैंडमनेस को मेजर करता था, उसी तरह से गिब्स फ्री एनर्जी हमारा क्या करेगा, यूजफुल वर्क को मेजर करेगा। ऐसा वर्क जो यूजफुल कर सिस्टम में यूज किया गया हो, जिसको हम लोग जनरली नॉन एक्सपेंशन वर्क डन भी बोलते हैं। मतलब वर्क दो तरीके का होता था। एक एक्सपेंशन जिसको जो कि हमारा वॉल्यूम चेंज की वजह से जो दिख जा रहा था, और एक वर्क हुआ जो सिस्टम खुद ब खुद करेगा, अपनी मॉलिक्यूल जो होंगे उनकी एनर्जी या उनकी इंट्रोपी को बढ़ाने घटाने के लिए। वो यूजफुल हमें वो वर्क हमको दिखाई नहीं देता। तो हम इसीलिए दो तरीके के वर्क को कंसीडर करके चलते हैं। एक यूजफुल वर्क, जिसको यूजफुल वर्क को हम लोग बाद में क्या बोल देते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी बोल देते हैं। इसी यूजफुल वर्क को हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है। अब ये कैसी प्रॉपर्टी होती है, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्यों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो मैंने शुरू में ही बताया था कि किसी भी तरह की एनर्जी जो होती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कैसा फंक्शन होगा, स्टेट फंक्शन होगा। और अगर ये स्टेट फंक्शन है तो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को भी मेजर नहीं कर सकते, गिब्स फ्री एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते कि कोई किसी ऑब्जेक्ट के पास कितना गिब्स फ्री एनर्जी है। हाँ, उसके हम लोग चेंज को बता सकते हैं कि उसके अंदर कितना एनर्जी में कितना चेंज हुआ है। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी में कितनी चेंज हुई है हम वो बता सकते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मेजर कर सकते। तो अब इसी के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्या है गिब्स फ्री एनर्जी। इट इज ए थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। ये थर्मोडायनेमिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है विच डिफाइन द यूजफुल वर्क ऑफ द सिस्टम, जो कि यूजफुल वर्क के आप सिस्टम के बारे में बताती है कि कोई सिस्टम कितना यूजफुल वर्क कर रहा है। ठीक है। इट इज ए स्टेट फंक्शन और इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है। तो इसको फिर से दूसरे लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं गिब्स फ्री एनर्जी को, गिब्स फ्री एनर्जी आर द दैट वर्क विच इज यूजफुल वर्क दैट यूजफुल वर्क। गिब्स फ्री एनर्जी इज दैट यूजफुल वर्क। ठीक है, वर्क नहीं पहले आएगा, यूजफुल वर्क विच इज नॉट डन बाय द एक्सपेंशन ऑफ या कंप्रेशन ऑफ द सिस्टम, जो कि कंप्रेशन या एक्सपेंशन में वर्क नहीं किया जाता। ये दूसरा टाइप वर्क है जिसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन एक्सपेंशन वर्क डन। नॉन एक्सपेंशन वर्क डन को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल, पर वॉल्यूम, पर ग्राम, ये हमारा कैसा हो सकता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो सकती थी। ये मैंने पहले भी बता चुका था कि गिब्स फ्री एनर्जी पर ग्राम, पर मोल, पर वॉल्यूम बोलेगा तो कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, सॉरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जब कोई किसी भी तरह की एनर्जी रहेगी तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, बट किसी भी तरह की एनर्जी पर ग्राम, पर मोल, पर वॉल्यूम कर देगा तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है। अब गिब्स फ्री एनर्जी का एक सबसे ज्यादा फार्मूला जो यूज किया जाता है, और आपको पूरे चैप्टर में यही फार्मूला यूज करना है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। यही फार्मूला आपको क्या करना है, यूज करना है। अब बात आती है कि ये फार्मूला कहाँ से आया है। बहुत सारे आप यूट्यूब पे ढूंढोगे तो आपको जनरली कहीं नहीं मिलेगा ये वाला डेरिवेशन, गिब्स फ्री एनर्जी का ये वाला डेरिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं आपको ये वाला डेरिवेशन करके अच्छे से दिखाता हूँ कि ये वाला डेरिवेशन कैसे आया। तो ध्यान से देखिए, वर्क हमारा दो तरीके का होता है, एक वर्क एक्सपेंशन बोलेंगे, एक वर्क नॉन एक्सपेंशन बोलेंगे। ठीक है। दो तरीके के वर्क हम लोग लेके चल रहे हैं, एक वर्क को लेके चल रहे हैं एक्सपेंशन, और एक वर्क को लेके चल रहे हैं नॉन एक्सपेंशन। दो तरीके का वर्क होगा। अगर कोई सिस्टम काम कर रहा होगा तो कुछ एनर्जी जो होगी उसके एक्सपेंशन में जाएगी, और कुछ एनर्जी जो होगी वो सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाने में, घटाने में, इंट्रोपी में, इन सब में जाएगी। तो दो तरीके की एनर्जी वर्क होगा, एक वर्क एक्सपेंशन होगा, दूसरा वर्क नॉन एक्सपेंशन होगा। तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या जानते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग क्या जानते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग यही जानते हैं कि Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू। Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, यू डेल्टा यू के बराबर। तो डब्ल्यू की वैल्यू रख देते हैं, क्या है डब्ल्यू की वैल्यू, Q प्लस वर्क एक्सपेंशन प्लस वर्क नॉन एक्सपेंशन, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं यूजफुल वर्क। अब Q प्लस इसकी वैल्यू रख देते हैं, एक्सपेंशन वाले की वैल्यू क्या होती है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी, और इसको हम लोग नॉन एक्सपेंशन वाले को लिख रहे हैं यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा यू, इसको हमने इधर भेज दिया तो क्या हो गया, डेल्टा यू इक्वल टू प्लस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी
इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू यूजफुल वर्क, ये हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखो ये डेल्टा यू जो होता है, डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एच भी बोलते हैं, जिसको मैंने पहले भी डिराइव करवा चुका था। पहले भी हमने इस चीज को डिराइव करवाया है कि डेल्टा यू इक्वल टू, डेल्टा यू और डेल्टा एच में जब रिलेशन करवा रहा था तो वहां पे मैंने इस चीज को लिखवाया था कि डेल्टा यू इक्वल टू क्या, डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डेल्टा एच के बराबर मिल जाएगा। तो हम यानी इस पूरे वैल्यू को हम डेल्टा एच लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? क्यू प्लस डब्ल्यू यूजफुल वर्क। अभी पिछले इंट्रोपी वाले में हम लोगों ने निकाला था कि डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपान में टी, तो क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, टी डेल्टा एस लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने रख दिया डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस प्लस वर्क यूजफुल, तो वर्क यूजफुल इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वर्क यूजफुल इक्वल टू आपका आ जाएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यहाँ से आता है। और वर्क यूजफुल को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। तो यहाँ से ये फार्मूला डिराइव किया जाता है। आपको ये फार्मूला कैसे डिराइव किया गया याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही एनसीईआरटी में आपको ये फार्मूला डिराइव करने के लिए दिया हुआ है, और ना ही कभी आपसे एग्जाम में फार्मूले को डिराइव करने के बारे में बोलेगा कि आप इसको फार्मूले को डिराइव करो। हाँ, फार्मूला कैसे आया ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, कभी यूज करना हुआ तो आप इस बिहेव पे यूज कर सकते हो, लेकिन आपको ये वाला फार्मूला सिर्फ याद करके रखना है दिमाग में, सारे क्वेश्चंस आपको इसी से लगेंगे। ये मैंने इस फार्मूले को डिराइव कर कैसे किया हुआ, ये वही किया हुआ, देखो डेल्टा जी इक्वल टू वर्क नॉन एक्सपेंशन या यूजफुल वर्क तीनों के बराबर बोल सकते हो, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आपको याद करना है, ठीक है। अब बात आती है कि कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई चीज अपने आप होती है, जो चीज अपने आप होगी वो हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाएगा। तो कोई चीज अपने आप कैसे होगी, तो उसके लिए हमारा डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है तब वो हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो गई तो इसका मतलब है कि रिएक्शन किस में है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब जितना वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा उतना ही वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ रहा होगा, ठीक है। स्पॉन्टेनियस का मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा, ए से बी जाना है हमको, ए से बी जाना है, तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव में होगी तो ए से बी अपने आप चला जाएगा। अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होगी तो जितना इधर जा रहा होगा उतना ही जीरो इधर भी आ रहा होगा, तो यानी कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो गया। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब ए से बी हमारा प्रोडक्ट अपने आप नहीं होगा, उसका उल्टा हो रहा होगा, बी से ए हो रहा होगा। इसके लिए डेल्टा जी जब पॉजिटिव होगा तब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोला है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब वो अपने आप नहीं होगा, उसको कराने के लिए हमें अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इसी चीज को एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझो कि स्पॉन्टेनियस का मतलब कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको 10,000 रुपया दिया गया, आपके पेरेंट्स ने 10,000 रुपया दिया, बोला क्या कि आप इसका क्या करके आओ, शॉपिंग करके आओ। तो आपका सिस्टम क्या है, शॉपिंग करना, यानी कि आपका वर्क क्या है, शॉपिंग करना। आप 10,000 खर्च नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि आपको मार्केट जाना पड़ेगा, मार्केट आपके घर से दूर है, थोड़ा 20-25 किलोमीटर दूर है, तो आप जाने और आने का किराया उसमें से निकालोगे, फिर कुछ खाने के लिए खर्च करोगे, क्योंकि आओगे जाओगे तो भूख लगेगा, तो उसके लिए आप वहाँ पे कुछ ना कुछ, मार्केट में अच्छी चीजें दिखेगी तो आप वहाँ पे खाने के लिए भी कुछ खर्च करोगे। उसके बाद जो बचे पैसे होंगे उसमें से आप कुछ रखोगे, क्योंकि जो भी त्योहार होगा या फिर जो भी आपकी पॉकेट मनी होगी उसमें से थोड़ा सा बचा के रखोगे, ताकि आप कहीं और यूज कर पाओ, किसी और चीज में खर्च कर पाओ, हेयर कटिंग के लिए, फेस वॉश के लिए, आप अदर चीजों के लिए खर्च करोगे। जो लड़कियां होंगी वो ब्यूटी क्रीम्स के लिए या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए यूज करने चाहेंगी, तो उनमें कुछ खरीदेंगे। तो आप मिला जुला के शॉपिंग कितने का करोगे, 8,000 का शॉपिंग करोगे। तो ये जो 8,000 का शॉपिंग जो किया आपने, यही आपका यूजफुल वर्क हो गया। बाकी 2,000 आपने जो रखा वो सिस्टम में एक तरह से नॉन एक्सपेंशन एक्सपेंशन वर्क डन हो गया, वो तो जरूरी नेसेसरी वर्क हुआ, वो तो करना ही पड़ेगा। तो ये 8,000 का आपने, तो आपने ये 8,000 का खर्च किया, ये पैसे आपकी जेब से जा रहे हैं, मतलब आपने खर्च किया, यानी कि ये खुद आपने किया है। तो जब आप खुद कर रहे हैं और आपके जेब से पैसे जा रहा है, मतलब
आप क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। लॉस करने का साइन क्या होता है, निगेटिव। तो इसीलिए डेल्टा जी के साइन क्या हो गया, निगेटिव, क्योंकि आप लॉस कर रहे हो अपने पैसे, खर्च कर रहे हो अपने पैसे, इसीलिए डेल्टा जी की साइन। अगर यही आप गए मार्केट में, वहां क्या हुआ, आपके मामा आ गए, ठीक है, उन्होंने ये जो आपके 8,000 की शॉपिंग किया हुआ, उन्होंने मामा ने आपके सॉरी शॉपिंग करा दी। इस बार आपके जेब से कोई पैसा नहीं गया, उल्टा आपको मिल रहा है, मामा ने दिया है, मामा शॉपिंग करा रहे हैं, मतलब मामा खर्च कर रहे हैं, आपको मिल रहा है उसका पैसा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप कुछ कर नहीं रहे हो, आपकी वैल्यू बढ़ रही है, एनर्जी आपकी क्या हुई, बढ़ रही है। आप नहीं काम कर रहे हो, खुद किया, करवाया जा रहा है, मामा ने शॉपिंग करवाया आपका, आपने खुद नहीं किया, मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं, इस तरह से आप डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव क्यों होगी, क्यों निगेटिव होगी, इस चीज को याद है। अब इसके बिहाफ पे जो डेल्टा एच होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा है, उस पे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि डेल्टा एच और डेल्टा एच के साइन के बिहाफ पे आपको बताना है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्योंकि यहाँ पे हमने देख लिया कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू माइनस होनी चाहिए, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे डेल्टा एच और डेल्टा एस का साइन क्या हो जिससे कि हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो, तो उसके लिए मैं एक फ्लो चार्ट दिखा रहा हूँ, देखिए, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। आपको डेल्टा एच निगेटिव चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि ये वाली की इस वाले के मैग्नीट्यूड वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप इस वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाली वैल्यू निगेटिव है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया तो मतलब डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा टी डेल्टा एस से, तभी वो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो टेबल की बात करें, इससे ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट दोगे तो वहां पे आपको इस तरह के 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है कि अगर हमने डेल्टा एच का साइन क्या रख लिया, पॉजिटिव रख लिया, हमने डेल्टा एच का साइन क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव रखा हुआ है, और डेल्टा एस की भी साइन हमने पॉजिटिव रख लिया, तो डेल्टा जी की साइन क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। कब आएगी निगेटिव, जब डेल्टा एच की मैग्नीट्यूड वैल्यू कम होगी टी डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड वैल्यू से, तब आएगी। कैसे, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये होता है। इसकी वैल्यू हमें निगेटिव चाहिए, ये वाली वैल्यू किस में है, पॉजिटिव है, और ये वैल्यू भी क्या आ गई, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, तो ये आगे निगेटिव। तो जब ये वैल्यू निगेटिव है तो इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तभी इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। यानी कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। कब, जब दोनों पॉजिटिव होगा तब। अगर डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव हो गई, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, डेल्टा एच की वैल्यू क्या हमने ले लिया, ये वाली वैल्यू हमने निगेटिव ले लिया, ठीक है, और डेल्टा एस वाली वैल्यू हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो अब देखो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये वाली वैल्यू निगेटिव हो जाएगी पूरी की पूरी, और ये ऑलरेडी निगेटिव है, तो निगेटिव में निगेटिव ऐड हो रहा तो वैल्यू निगेटिव हो गई। यानी कि टम डेल्टा एच और डेल्टा एस की कोई भी वैल्यू आप ले लो, छोटी से छोटी या बड़ी सी वैल्यू, अगर उसमें डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमेशा डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आएगी, और हमारा प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होता रहेगा, प्रोसेस हमारा कैसा रहेगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तीसरा केस, अगर डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है, डेल्टा एस की भी वैल्यू निगेटिव है, अगर दोनों वैल्यू निगेटिव है, तो डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर करना पड़ेगा टी डेल्टा एस से, तभी डेल्टा जी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अगर ये साइन उल्टा हो जाएगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो ये ये वैल्यू आपकी कैसी है, निगेटिव में है, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा एस की साइन क्या हो गई, निगेटिव, इसके पहले निगेटिव ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये निगेटिव निगेटिव प्लस हो गया, यानी कि ये निगेटिव वैल्यू हो गई और प्लस पॉजिटिव वैल्यू हो गई ये वाली। तो इनका साइन का डिफरेंस निगेटिव आना चाहिए, कब आएगा, जब ये वाली वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक। अब लास्ट के चौथा केस, पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि डेल्टा एच की साइन पॉजिटिव है, मैंने डेल्टा एच का साइन क्या ले लिया है, पॉजिटिव, प्लस, माइनस टी डेल्टा एस,
डेल्टा एस की भी साइन हमने क्या ले लिया, निगेटिव, इसकी पॉजिटिव इसकी निगेटिव। तो ये देखिए ये निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव, और ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव कभी निगेटिव नहीं आ सकता। तो यानी कि उस केस में हमारा डेल्टा एच और डेल्टा एस कोई भी वैल्यू होगी, उस समय डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी कि ये प्रोसेस हमारा ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इस केस में हमारा प्रोसेस ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और इसके लिए हमारा प्रोसेस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, इन दोनों के लिए। अब बात आती है नीचे वाले क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चंस आपसे एक पूछा जाता है जो सबसे मेजर पूछा जाता है कि अगर हमारा डेल्टा एच की वैल्यू दे दिया, डेल्टा एस की वैल्यू दे दिया, उस केस में आपसे पूछता क्या है, डेल्टा एच की भी वैल्यू दे दिया, डेल्टा एस की भी वैल्यू दे दिया, उस केस में आपसे पूछता है कि किस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर हम क्या रखें जिसकी वजह से हमारा प्रोसेस क्या हो जाए, स्पॉन्टेनियस हो जाए। तो आप पहले क्या निकालोगे, टी इक्विलिब्रियम निकालोगे। क्यों टी इक्विलिब्रियम निकालोगे, क्योंकि डेल्टा जी, टी इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो गई, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू जीरो हो गई, हो गई। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो गया, टी डेल्टा एस। तो टी इक्विलिब्रियम क्या हो गया आपका, डेल्टा एच अपान में डेल्टा एस आ गया, टी इक्विलिब्रियम। अब ये टी इक्विलिब्रियम की वैल्यू, अगर आप इक्विलिब्रियम की वैल्यू से ज़्यादा जब टेम्परेचर आप लोगे, तो उस प्रोसेस के लिए आपका हमेशा स्पॉन्टेनियस वैल्यू आएगी। टेम्परेचर टी इक्विलिब्रियम से अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा लेंगे, तो हमारा प्रोसेस हमेशा कोई भी वैल्यू टी डेल्टा एच और डेल्टा एस की रहेगी, उस केस में हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस आने लगेगा। कब आएगा, जब टी इक्विलिब्रियम से हम टेम्परेचर ज़्यादा लेंगे। कैसे, देखिए ये कब लिया जाएगा, इन दोनों के केस की बात किया जा रहा है, इन दोनों के केस में, इन दोनों के केस में आप इस केस में तो कोई भी टेम्परेचर रखोगे, कोई भी डेल्टा एच डेल्टा एस की वैल्यू रखोगे, उस केस में तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। ठीक है, ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। इसमें इसमें क्या रहेगा, स्पॉन्टेनियस रहेगा ऑलवेज। उसमें तो इन दोनों के केस में हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, इन दोनों की बात कर रहा है कि इन दोनों में ही हमसे पूछेगा क्या, इन दोनों में ही हमसे पूछेगा टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, किस प्रोसेस पर टेम्परेचर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इन दोनों के केस में। तो इन दोनों के केस में निकालने के लिए हम पहले निकालेंगे टी इक्विलिब्रियम, और टी इक्विलिब्रियम से अगर हम वैल्यू ज़्यादा रखेंगे तो हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ एक दो देख लेते हैं पहले, उसके बाद आप देखिए। ये है उस पे ये क्या टॉपिक है, नहीं ये है, हाँ ये है आपका। देखिए, फॉर अ गिवन रिएक्शन, कोई रिएक्शन दिया हुआ है आपको, डेल्टा एच की वैल्यू इतना दिया हुआ है, डेल्टा एस की वैल्यू इतना दिया हुआ है, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अब रिएक्शन किस पे स्पॉन्टेनियस होगा, तो पहले आप क्या निकाल लो, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा, डेल्टा एच 35.5 अपान में डेल्टा एस 83.6। अब ध्यान देखिए, ये वाला 35 पॉइंट जो है ये किलो जूल में है, तो इसको जूल में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऑलरेडी जूल में दिया हुआ है, तो एक डेसिमल हटा के यहाँ पे, तो 355000 अपान में 836, इसको डिवाइड करो इससे। तो डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, मैं एक बार डिवाइड कर लेता हूँ, कितना आंसर आ जाएगा, 35,355,000 डिवाइडेड बाई 836। तो इसको आ रहा है, ये आ रहा है 424.6। आप लोग मोबाइल मत यूज करिएगा या कैलकुलेटर मत यूज करिएगा, क्योंकि मैं टाइम बचाने के लिए यूज कर पा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, उससे बचने के लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर पा रहा हूँ। लेकिन आप लोग क्या काम करिए, इस चीज़ को करिए, क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको यही सब छोटी छोटी प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपका टाइम बचाने में हेल्प करेगा। तो वहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेशन लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए क्या होगा, ये अगर हम लोग 800 के अप्रॉक्स ले लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसको 8 से डिवाइड करोगे तो 8 चौक के 32, ठीक है, 8 चौक के 32 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 32 हो गया, तो ये 35, 8 चौक के 32, 44 के आसपास, मतलब कुछ आ रहा है, तो ये 4 के आसपास ये दोनों है। ये तो है ऑल टेम्परेचर के लिए नहीं होगा, ये 228 के आसपास है। तो मैंने बोला था कि टी इक्विलिब्रियम से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तो ये जो वैल्यू आ रही है टी इक्विलिब्रियम से कहाँ पे ज़्यादा है,
इस वाले में तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप अप्रोक्सीमेशन लेके सॉल्व कर लेना, लेकिन कैलकुलेटर का यूज मत करना, क्योंकि हमारा अप्रोक्सीमेट देखे आ रहा है 424, 424 आ गया, 0.6 इसको अप्रोक्स लेंगे तो ये इतना, इसके लिए हो जाएगा स्पॉन्टेनियस ऑलवेज। ठीक है, अब ये भी देखो आप, द रिएक्शन Mg प्लस का कार्बन का रिडक्शन कराया जा रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिडक्शन करा के मैग्नीशियम निकाला जा रहा है, और उसके रेस्पेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू दिया हुआ है 491.1 किलो जूल में, एंड डेल्टा एस की वैल्यू दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो इज नॉट फिजिबल एट 298 डिग्री टेम्परेचर पे फिजिबल नहीं है। तो पूछ रहा है किस टेम्परेचर के लिए फिजिबल होगा फिर, तो यही टी इक्विलिब्रियम निकालो, टी इक्विलिब्रियम से ज्यादा रहना चाहिए। टी इक्विलिब्रियम कितना आएगा, इससे इसको कैंसिल कर दो, इसको ले लो अप्रॉक्सीमेट 2000, यानी कि खट के 2000 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से इसको 2 से कट करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2480 के आसपास आ जाएगा, तो यही आंसर आ जाएगा। इससे वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट में 198 है, इसको मैंने 200 ले लिया। अब आप इस तरह से सॉल्व कर लेना, देखो ऐसे। तो अप्रॉक्सीमेशन लेके आप थोड़ा सा सॉल्व करना, जब इंटीजर टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा तब की मैं बात कर रहा हूँ। नीट वाले ऑप्शन रहेगा तो आप तो इससे ऐसे सॉल्व कर लेना अप्रॉक्सीमेशन लेके थोड़ा, क्योंकि देखो वैल्यू बहुत दूर दूर है, तो आप अप्रॉक्सीमेशन लेके सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको एमसीक्यू नहीं रहा, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन रहा नीट के लिए, अगर क्वेश्चन इंटीजर टाइप का, तो आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना, अदरवाइज आपके मार्क्स चले जाएंगे। थोड़ा बहुत भी अगर मान लो टेम्परेचर आ रहा है, टू एग्जैक्ट टेम्परेचर डिवीजन करने पे 281, आप अप्रोक्सीमेशन लेके कर रहे हो 243 या 780 आ गया, आपका एग्जैक्ट कैलकुलेशन से 82 आ रहा है, आपने अप्रोक्सीमेशन लिया तो 2480 आ गया, तो आप 2480 लेके क्या जाओगे, आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट टू इतना आ रहा है, 2482 आ रहा है। तो वहाँ पे इंटीजर टाइप में एक भी इंटीजर इधर उधर होगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपके मार्क्स चले जाएंगे। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन में आप, अरे सॉरी, इंटीजर वाले क्वेश्चन में आप अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस हो गए, इजीली हो जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस का सॉल्व करना है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब देखो, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, तो वही गिब्स फ्री एनर्जी ही होती है, लेकिन कब हम बोलेंगे इसको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, जब ये 298 केल्विन टेम्परेचर पे मेजर करेंगे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेजर करने लगेंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, डेल्टा जी के पावर डिग्री वाला सिंबल लगा दो। ठीक, अब क्या करना है, नोट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द नेचुरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट सपोज टू बी जीरो। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी नेचुरल फॉर्म के लिए क्या किया गया है, जीरो सपोज किया गया है। जैसे जेड एन हमारा सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, और इसका यही नेचुरल फॉर्म है, तो इसके लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। O2 गैस के लिए जीरो, H2 गैस के लिए डेल्टा जी नाट की वैल्यू जीरो। डेल्टा जी नाट की वैल्यू जीरो होगी, डेल्टा जी की वैल्यू नहीं जीरो होगी। ठीक है ना, ये दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। डेल्टा जी नाट की वैल्यू जीरो होगी स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। उसी तरह से, हाँ एक चीज और, I2 सॉलिड और I2 गैस, किसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होगी, तो इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि आयोडीन सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, तो नेचुरल फॉर्म का जीरो होगा, इसके लिए नहीं डेल्टा जी की वैल्यू स्टैंडर्ड जीरो होगी। ठीक है, उसी तरह से ब्रोमीन, ब्रोमीन लिक्विड वाला जीरो होगा, Br2 गैस के लिए नहीं जीरो होगा, इसके लिए वैल्यू जीरो नहीं होगी, इसके लिए जीरो होगी, क्योंकि ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। उसी तरह से, अब जब एलोट्रॉपिक फॉर्म के लिए, जैसे कार्बन ग्रेफाइड हो गया, कार्बन डाइबॉन्ड हो गया, तो जब एक से ज्यादा आइसोटोप एलोट्रॉपिक फॉर्म में एलिमेंट पाया जाएगा, तो उसके लिए किसी एक एलिमेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म की वैल्यू हम लोग जीरो लेके चलेंगे, बाकी का नहीं। तो कौन सा होगा जीरो, तो कार्बन के केस में कार्बन ग्रेफाइट की वैल्यू हम लोग जीरो लेके चलेंगे, डायमंड की नहीं।
डायमंड की जीरो नहीं लिखेंगे। उसी तरह से फास्फोरस के बारे में हमें पता है कि फास्फोरस 3 फॉर्म में पाया जाता है। फास्फोरस व्हाइट पाया जाता है, फास्फोरस ब्लैक पाया जाता है और फास्फोरस रेड पाया जाता है। 3 फॉर्म में फास्फोरस। तो इन तीनों की वैल्यू 0 नहीं होती है। फास्फोरस व्हाइट की वैल्यू हम लोग 0 लेके चलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फास्फोरस व्हाइट की लेके चलते हैं। उसी तरह से सल्फर का भी 3 फॉर्म पाया जाता है। सल्फर रोम्बिक फॉर्म में पाया जाता है, सल्फर मोनोक्लिनिक के फॉर्म में पाया जाता है, सल्फर ट्राइक्लिनिक के फॉर्म में पाया जाता है। इन तीनों के फॉर्म में पाया जाता है। तो सल्फर के रोम्बिक वाले फॉर्म की वैल्यू हम लोग 0 लेके चलते हैं। ये रोम्बिक, क्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ये क्या है? आप पहले सॉलिड स्टेट हुआ करता था तो उसमें पढ़ाया जाता था। अभी सॉलिड स्टेट नहीं है तो उसमें अब नहीं हट रहा है। एक इस तरह से यूनिट सेल होती थी जिसके फॉर्म में कोई भी सॉलिड फॉर्म, कोई भी सॉलिड होता है, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, तो उसकी एक यूनिट की एक क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। बॉन्ड वाइज, साइज वाइज, लेंथ वाइज, एंगल वाइज, इन दोनों वाइज उनकी क्या की जाती है? एक यूनिट डायमेंशन डिसाइड की जाती है उसके बिहाफ पे। तो उसके बिहाफ पे इनका सल्फर का साइज शेप बताया जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अब गिब्स फ्री एनर्जी जो है केमिकल रिएक्शन के लिए कैसे निकाला जाता है? तो गिब्स फ्री एनर्जी हम लोग केमिकल रिएक्शन के केस में जैसे एंट्रोपी में निकालते तो उसी तरह से निकालेंगे। डेल्टा जी रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा? टोटल गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इस तरह से करके आप निकाल लोगे डेल्टा जी की वैल्यू, गिब्स फ्री एनर्जी प्रोडक्ट माइनस गिब्स फ्री एनर्जी रिएक्टेंट की। अब डेल्टा जी नॉट रिएक्शन की अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी तो मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा जी रिएक्शन की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और डेल्टा जी नॉट रिएक्शन की वैल्यू 0 होगी मतलब रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट और के इक्विलिब्रियम के बीच में रिलेशन होता है, तो ये वाला रिलेशन होता है, आप इसको याद कर लेना। डेल्टा के इक्विलिब्रियम माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। ये वाला आप के इक्विलिब्रियम में आपको मैं इसको डिराइव करवा कर दिखाऊंगा कि कैसे ये रिलेशन क्यों आता है, कहाँ से आता है ये। ठीक है, अगर कहीं पे डेल्टा जी नॉट जी इक्वल टू पूछता है तो डेल्टा जी नॉट, ठीक है, माइनस यही वाला फार्मूला लगा दो, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ठीक है, के इक्विलिब्रियम की जगह हम क्यूसी यूज करेंगे क्योंकि के इक्विलिब्रियम के केस में डेल्टा जी नॉट की वैल्यू तो 0 हो जाती है। इसी फार्मूले से तो ये आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे फर्दर डिराइव करेंगे वहां पे। अब इस पे बिहाफ पे गिब्स फ्री एनर्जी में बस इतना ही टॉपिक है। इसी पे बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और कुछ ज्यादा गिब्स फ्री एनर्जी पे है नहीं। ठीक है, तो इस पे एक और छोटा सा टॉपिक रहेगा जिसमें हम लोग करेंगे क्या बोलते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बचा हुआ है थोड़ा बहुत, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और यूनिवर्सल की इंट्रोपी इंट्रोपी थोड़ी बहुत छोटे मोटे टॉपिक्स बची हुई है जिसको हम लोग एक वीडियो ला के उसमें खत्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो लेके आएंगे छोटा मोटा जो भी इधर उधर की छोटी गिब्स फ्री एनर्जी में आपका इतना है। गिब्स फ्री एनर्जी पे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। हाँ, आप क्वेश्चंस को घुमा सकता है, कई सारे तरीके से पूछ सकता है, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल अब नहीं रह गया। ठीक है, तो ये है, यहाँ तक हो गया आपका। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करे जाएंगे। हाँ, आपसे उम्मीद करेंगे कि अगर आपने इस सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ है तो लास्ट के क्वेश्चन जरूर आप खुद से अटेम्प्ट करिए, आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एट 25 डिग्री, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इतना दिया हुआ है। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आपको दे दिया हुआ 1.3 इंटू 10⁴। ठीक है, जहां पे लॉग की जरूरत पड़ेगी वहां पे लॉग की वैल्यू आपको दिया होगा। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 2.303। आर की वैल्यू ले लो 8.314। अब एट आर की वैल्यू सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि एट की आर की वैल्यू क्या ले, तो मैंने पीछे बता चुका हूँ 8314। आर की वैल्यू 0.8314 ले या आर की वैल्यू 8.314 ले, सॉरी, आर की वैल्यू 0.0821 ले या 8.314 ले, तो आप दोनों सेम ही वैल्यू है, बस यूनिट का अंतर है। ये जो यूनिट होती है लिथियम लीटर एटीएम पर मोल केल्विन में होती है, ये जूल मोल पर केल्विन होती है। जो कि मैंने बताया था कि 1 लीटर एटीएम इक्वल टू क्या होता है? 101.33 जूल होता है। तो यहीं पे वैल्यू रख दो, इसी का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो देखो 8.34 आ जाता है। तो बस यूनिट का अंतर है, बाकी आप आर की वैल्यू कोई भी रख लो, लेकिन हमें जूल में चाहिए होता है तो हम लोग ये वाली वैल्यू रखते हैं आर की।
टेम्परेचर क्या दिया हुआ है 298 केल्विन हो जाएगा, 25 डिग्री दिया हुआ है तो इंटू लॉग 1.3 इंटू 10⁴ तो ये 4 बाहर आ जाएगा तो 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 4 इंटू लॉग 1.3 इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस पे बेस जेई मेंस में भी एक पिछले साल का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 में, आपको मैं वीडियो बना के दिखा दूंगा उन पे, इन छोटे छोटे टॉपिक्स पे कैसे क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। आप इस तरह के क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। 2.303 इंटू 8.314 इंटू 4 इंटू 298 इंटू लॉग 1.3 तो ये आपकी वैल्यू आ रही है 2600 के आसपास। 2600 जूल आ रही है, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.6 किलो जूल। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। कई बार तो जेई मीन्स नीट में तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया है, रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी, ये वाले दोनों क्वेश्चंस करा दिए थे। ये वाले क्वेश्चन देख लो आप। द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर के लिए ये वैल्यू होगी। तो यहाँ पे मैंने देख लो आल किस टेम्परेचर के लिए स्पॉन्टेनियस होती है, तो ये डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ है, किस क्वेश्चन में है, तो डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव, डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव, यहाँ पे तो पॉजिटिव है तो खत्म, यहाँ पे है, और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये आपका आंसर भी हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में आ जाएगा आपका फॉर ऑल टेम्परेचर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे आप ग्रेटर देन कर लेना इसको, ठीक है, क्योंकि डेल्टा एस की वैल्यू अगर जीरो कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एस की वैल्यू जीरो और डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव, मतलब वो भी निगेटिव, या फिर आप इसको पॉजिटिव कर लो तब गिब्स फ्री एनर्जी आएगी। तो ये हो जाएगा। तो फॉर द रिएक्शन, समझ पा रहे हो ना, ये क्यों मैंने इसको किया, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, डेल्टा एस की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो ये पूरी की पूरी वैल्यू, और डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव दिया हुआ है तो डेल्टा जी की वैल्यू तो निगेटिव आ जाएगी ना फिर तो इसीलिए तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो इसको ग्रेटर देन जीरो कर देना आप। फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है, डेल्टा यू की वैल्यू 2.1 दिया हुआ है, डेल्टा एस की वैल्यू इतना दिया हुआ है 300 केल्विन, डेल्टा जी की वैल्यू पूछ रहा है तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिए आप लोग। डेल्टा एच चाहिए हमें, डेल्टा एच ना देके डेल्टा यू दिया हुआ है, ध्यान से देखो डेल्टा दिया हुआ है, डेल्टा एच नहीं दिया हुआ है। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, और डेल्टा एन जी आर टी के लिए हमें ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, डेल्टा एन जी आर टी के लिए ये रिएक्शन दिया हुआ है। तो डेल्टा यू की वैल्यू 2.1 हो गया प्लस डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ध्यान से देखो तो 1 आ जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 2 आ जाएगा, ये लिक्विड फॉर्म है, ये गैस फॉर्म है, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू 2 आ गई इंटू आर की वैल्यू, ये किलो कैलोरी में लेके चलना है तो टी हो जाएगा, टेम्परेचर हमारा 300 हो जाएगा, और ये किलो जूल में तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 4 तियाँ 12, 1.2 आ जाएगा, तो 2.1 प्लस 1.2 करेंगे तो 3.3, डेल्टा एच की वैल्यू 3.3 हो गया, माइनस टेम्परेचर 300 है, और डेल्टा एस की वैल्यू कितनी दिया हुआ है 20, तो ये भी 1000 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3, क्योंकि ये क्या करना पड़ेगा, किलो किलो कैलोरी में कन्वर्ट पड़ेगा, क्योंकि ये किलो कैलोरी में है, तो इसको आ जाएगा 6, तो 3.3 माइनस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2.8, तो माइनस का 2.8 या 2.7 में यही है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस को करने की जरूरत है। 2.7 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहे के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। देखो फिर से देखो, द इंथैल्पी एंड इंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए इंथैल्पी और इंट्रोपी चेंज दिया हुआ है, तो इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच की वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है, और डेल्टा एस की वैल्यू 105 जूल पर केल्विन पर मोल दिया हुआ है, तो टेम्परेचर एट विच इक्विलिब्रियम,
तो टी इक्विलिब्रियम निकाल लो आप, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच, डेल्टा एच अपन में डेल्टा एच की वैल्यू 3 ये हो जाएगी 30,000 अपान में 105। कर लेना सॉल्व इसको आप, ठीक है। इसको ये 100 लेके चलो तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा 300, 300 से कम आएगा तो ये आ जाएगा आपका 285.7, ठीक है, क्योंकि 105 है, क्योंकि अगर इसको 100 कर रहे हैं तब ये वैल्यू 300, और जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू और कम हो जाएगी, तो इसलिए 285.7 के आसपास आ जाएगा। आप एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेना, यही आंसर आ जाएगा। तो ये वाले फार्मूले देखो, इसी फार्मूले पे बस यही सब क्वेश्चन, ये सब आपके नीट में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। आप नीट पीवाईक्यू उठा के देखना, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आप इसी तरह से जेई पीवाईक्यू भी आप देखोगे तो मिल जाएंगे आपको। देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस इज पॉजिटिव एंड स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एंट्रोपी चेंज डेल्टा जी डिक्रीजिंग शार्पली विद द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, किस प्रोसेस के लिए होगा? तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है, डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा। अब देखो क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिएक्शन इंट्रोपी चेंज डेल्टा एस इज पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, किसके लिए पॉजिटिव होगी? तो जिसमें इंट्रोपी चेंज किस में पॉजिटिव होगा, तो मैंने रिएक्शन के केस में बताया था कि जिसमें डेल्टा एन जी पॉजिटिव आएगा उसके लिए डेल्टा एस की भी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप इसमें देखो, यहाँ पे 1 माइनस हाफ करोगे तो ये आ जाएगा हाफ, यहाँ पे पॉजिटिव है। इस केस में देखो आप, ये गैस के केस में होगा, तो इधर देखो, तो ये 1 माइनस 1.5, तो ये माइनस का है, तो इसमें निगेटिव आ रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। एम जी, ये 1 माइनस 1.2 करोगे तो ये आ जाएगा 1.2, ये सही है। सी, ये 1 माइनस 1 करेंगे तो जीरो, ये तो आपका बचा कौन सा? आपका आंसर आ रहा है ए, और आपका आंसर आ रहा है सी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है आपको? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्टैंडर्ड रिएक्शन इंट्रोपी, सॉरी, ये तो सॉलिड है, तो इसके लिए तो कहाँ से आ रहा है, इसके लिए तो निगेटिव आ जाएगा ना, फिर तो माइनस हाफ आ जाएगा, जीरो, क्योंकि ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो हाफ, तो इसमें भी डिक्रीज हो रहा है, तो सिर्फ एक ही में इंक्रीज कर रहा है, यही आंसर हो जाएगा। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो टेम्परेचर को क्या करने पे, गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज शार्पली विथ इंक्रीजिंग द, अब टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो, तो ये वैल्यू डेल्टा एच में से क्या होगा, इसको घटेगा, तो ये शार्पली क्या होगा, डिक्रीज करना शुरू कर देगा। डेल्टा एच की वैल्यू कुछ भी लो आप, निगेटिव पॉजिटिव कुछ लो, तो उसमें से ये क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो तेजी से क्या करना शुरू करेगा, डिक्रीज करना शुरू करेगा, यानी कि ऑप्शन आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। एक दो और क्वेश्चन इस पे आप कर लो। देखो क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द मॉलिक्यूल, इन सब मॉलिक्यूल का गिब्स फ्री एनर्जी आपको दिया हुआ है किलो जूल पर मोल। तो फाइंड द गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द, इस रिएक्शन के लिए आपसे पूछ रहा है, तो जिसकी जिसकी दिया हुआ है उसकी उसकी वैल्यू रख दो। जेडएनएस की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, जेडएनएस की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, तो जेडएनएस ये आपका 200 नंबर पे, तो ये हो गया -146.5, 3O2, O2 की वैल्यू तो जीरो हो गई। ये जेडएनओ की वैल्यू कितना दिया हुआ है, जेडएनओ की वैल्यू लास्ट वाला है -240 दिया हुआ है, और SO2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, SO2 की वैल्यू दिया हुआ है -272। आप इसका प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो, क्योंकि आपसे रिएक्शन का पूछ रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन, तो डेल्टा जी रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा ई प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट में कितना हो जाएगा, ये है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 दूनी 54, 4 हो जाएगा, -4, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये आ जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -480 आ जाएगा। इन दोनों का ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 4 12 5 4 9 1 10, -924 आ जाएगा, अरे सॉरी 1024 आ जाएगा। तो डेल्टा प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 1024, माइनस रिएक्टेंट की वैल्यू करोगे तो ये 2 है, तो ये कर दो, डबल कर दो, तो ये 0, 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, और एक एक 2 हो जाएगा, 293, 293 आ जाएगा, 293 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -773 में आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको इसी तरह से करने की ज़रूरत है।
एक बार देख लेना, ये वाला आएगा या तो ये वाला सब्ट्रैक्ट करने पे यही दोनों में से कोई एक आंसर आ जाएगा। तो ये आ रहा शायद, ठीक है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाँ ये वाला आंसर आ जाएगा, बी वाला आंसर आ जाएगा फिर आपका। अब देखो डेल्टा जी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, द फैक्टर ऑफ जी वैल्यू इज इंपॉर्टेंट इन द मेटलर्जी, मेटलर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है डेल्टा जी वैल्यू फॉर द रिएक्शन एट 800। इस रिएक्शन के लिए डिफरेंट अलग अलग रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू आपको दिया हुआ है, और इस रिएक्शन के लिए पूछ रहा है। तो आप इस रिएक्शन को देखो कैसे इन दोनों के तीनों रिएक्शन के ऐड करने से आ सकता है। ये रिएक्शन कैसे, देखो ये रिएक्शन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करिए। देखिए दो रिएक्शन दिया हुआ है, तीन रिएक्शन दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है ये रिएक्शन, तो ये रिएक्शन कैसे आएगा, जेडएनएस, जेडएनएस हमको किधर चाहिए, जेडएनएस हमको प्रोडक्ट साइड में चाहिए, और इसमें जेडएनएस क्या है, रिएक्टेंट साइड में, तो इसको हमें पलटना पड़ेगा, तभी हमें प्रोडक्ट साइड में तो रिएक्टेंट साइड में चाहिए, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। तो ये हमको रिएक्शन मिल जाएगा 2 जेडएनएस सॉलिड से हमें क्या मिलेगा, 2 जेडेनो प्लस H2, और इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 293। अब दूसरा O2 हमको किधर चाहिए, O2 हमको किधर चाहिए, रिएक्टेंट साइड में चाहिए, तो हमें यहाँ पे भी रिएक्टेंट साइड में, यहाँ पे भी रिएक्टेंट साइड में, यानी कि दोनों रिएक्शन को हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा, H2 प्लस 2O2 बन गया 2SO2। इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, -544 दिया हुआ है। सेम इसी के लिए देखो, तो ये हो गया Zn प्लस O2 बन रहा है कितना, ZnO, ये हो गया। इन्हीं को ऐड कर दो, देखो क्या मिल जाएगा, ZnO 2 ZnO है, तो 2 ZnO से ये मिल गया 2 ZnO, तो ये ZnO से ZnO कैंसिल हो गया, H2 से H2 कैंसिल हो गया, बचा कितना, इधर बचा है तुम्हारा 2 ZnS प्लस इधर 3O2 मिल रहा है क्या हमको, 2SO2 चाहिए, और 2 ZnO चाहिए, देखो तो ये मिल गया, तो सेम रिएक्शन आ गया। तो जब इस तरह से 2 या 3 रिएक्शन देके किसी नेट रिएक्शन की वैल्यू पूछे, तो उस केस में आप क्या करो, रिएक्शन का इक्वेशन बनाना शुरू कर दो, कि देखो आपको नेट रिएक्शन में हमको क्या किधर चाहिए, और जो जिधर चाहिए उसको उस तरह लाने की कोशिश करो, और जो साइन है डेल्टा जी और डेल्टा एच का, या फिर ये तो अभी आपको गिब्स फ्री एनर्जी के केस में दिया हुआ है, आगे जब हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे हमें डेल्टा एच के फॉर्म में देगा, इंथैल्पी के फॉर्म में देगा, तो वहां पे भी यही काम करके सॉल्व करेंगे हम लोग आगे। तो ये हो गया, ये चाहिए। अब ये वैल्यू दिया हुआ है, सबकी वैल्यू दिया हुआ है, सबकी वैल्यू ऐड कर दो, डेल्टा जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -480, तो ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये 8 4 12, और 5 4 9 1 10, 1024 आ रहा है माइनस का, और इसमें से 293 घटा दो, तो ये 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 9 3 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 10 731 के आसपास आ रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा, दोनों का सेम आंसर आ जा रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो होप सो आपको ये गिब्स फ्री एनर्जी का टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए, टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।